स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इतिहास के इस नए वीडियो में आपको बताएंगे कि इतिहास में जब कुछ नहीं आएगा तो आप कैसे आंसर बना के अपने शब्दों में लिखेंगे। एक जेन्युइन आंसर अच्छे नंबर से कैसे आप पास हो सकते हैं वो तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आंसर बनाकर कैसे कॉपी लिखा जाता है उसका सीक्रेट तरीका आपको बताएंगे, बिल्कुल जेन्युइन तरीका। सबसे पहले हूबहू पेपर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पे जो है आपके पेपर में कुल 5 खंड होंगे। ठीक है, 5 खंड होंगे जिसमें आपका एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से पहला वाला उसमें आपका 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके बाद अति लघु प्रश्न होगा, फिर लघु प्रश्न होगा, फिर इसके बाद जो है आपका विस्तृत होगा, फिर इसके बाद ऐतिहासिक मानचित्र, ऐतिहासिक तिथियां प्लस एक मानचित्र वाला क्वेश्चन भी रहता है। इस प्रकार से ये पूरा पेपर पैटर्न है, 5 खंडों में विभाजित होता है। जो खंड आपका का होगा जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कुछ बनाने लायक नहीं होता है, आप उसमें कुछ ना कुछ टिक करेंगे जो आपको इस टाइम पे उचित लगेगा। जब पेपर में नहीं आएगा कुछ तो कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन में से एक आप टिक कर देंगे, क्योंकि अगर आप छोड़कर आएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर मान लीजिए तुक्का भी ला के आते हैं अपने हिसाब से, तो मान लीजिए अगर वो सही हो जाएगा तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। हम लोग बात करेंगे सीधा यहाँ से अतिलहोत्री प्रश्न से, जिसमें आपको आंसर बना के लिखने होंगे। ठीक है, लगभग 30 शब्दों में आपको बनाना होगा, 2 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न अगर मान लीजिए पेपर में पूछता है, दोस्तों आपको बता कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता है और वही क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं, बस थोड़ा सा बदल देता है क्वेश्चन, और लोग उसी में कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हेतु किन्हीं 2 साहित्यिक स्रोतों का नाम लिखिए। तो सबसे पहला काम करना अपनी कॉपी में, आपको अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला काम। फिर इसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर, जो भी प्रश्नोत्तर नंबर रहेगा ऐसे इस प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे मान लो यहाँ पे 11 है तो आप यहाँ पे 11 लिख दीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। अब सवाल यहाँ पे पहले आप हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन से मौर्य साम्राज्य की जानकारी हेतु जो है 2 साहित्यिक स्रोत का नाम, इतना आपका जो है हेडिंग बन जाएगा। अब देखिए हमें 2 स्रोत से जानकारी मिलती है, इसमें 2 पॉइंट आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहला जो है जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलता है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है, यहाँ से जो है जानकारी मिलती है। और एक इंडिका नामक ग्रंथ है, यहाँ से जानकारी मिलती है। तो 2 पुस्तक हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य की कैसी शासनकाल रही है, कैसी क्या रही है। लेकिन मैंने आपको बताया है आंसर, मान लीजिए उस टाइम पे आपको याद नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उस टाइम पे छोड़कर चले आएंगे? नहीं, छोड़कर नहीं आएंगे। इसकी जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मान लिया आपको याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें साहित्यिक, यहाँ पे लिखा है ना साहित्यिक स्रोत, तो हमें साहित्यिक ग्रंथों से मिलती है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ लिख दीजिए। नाम नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ से सेंटेंस से लिखा है साहित्यिक, तो अगर आप यहाँ लिखे साहित्यिक ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथ से मिलती है। इस प्रकार से पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें प्रसिद्ध पुस्तक से मिलती है। मान लो नाम याद नहीं है तो प्रसिद्ध पुस्तक ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक, तो प्रसिद्ध पुस्तक आपका अर्थशास्त्र मेगन जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है, और जो इंडिका जो मेगास्थनी ने लिखा है, वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी कुल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बना के ले सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, एग्जामिनर 1 नंबर तो दे ही देगा अगर अब आप सही तरीके से लिखे हैं, अच्छी राइटिंग वगैरह में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के 2 अंतर बताइए। 2 अंतर बताना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो अब आपको अंतर नहीं पता है तो सबसे पहला काम यहाँ पे अपने कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए, और दूसरा काम अपने कॉपी में आप हेडिंग बनाइए क्वेश्चन से। फिर इसके बाद आगे का काम करना है। तो हेडिंग क्या बनेगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ तक आपका हेडिंग। अगर आप चाहें तो अंतर तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना लिख देंगे। तो अब आपको नहीं पता है तो आप ऐसे तरीके से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 2 ऐसे डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ लिखिए यहाँ पे जैन धर्म, ठीक है, यहाँ पे लिखिए जैन धर्म, और यहाँ पे लिखिए आप बौद्ध धर्म, ऐसे करके। इतना काम पहले आपको कर लेना है, यहाँ पे लिखना है इस प्रकार से। इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे लिखने की शुरुआत करनी है। सवाल ये कि लिखेंगे क्या, यही मेन मुद्दा है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो पहले पॉइंट में लिखिए, यहाँ पे देखिए जैन धर्म लिखा है, तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, महावीर स्वामी ने की थी। तो महावीर यहाँ पे लिख देंगे कि इनकी स्थापना जो है महावीर स्वामी ने की थी, और इनकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो आप यहाँ पे लिखिए गौतम बुद्ध हो जाएगा। ठीक है,
गौतम बुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला हो जाएगा। दूसरा, जैन धर्म के लोग मानते थे कि जो है हमें हिंसा नहीं करनी है, ये लोग मानते थे कि हिंसा नहीं करनी है। तो बौद्ध धर्म के लोग भी मानते थे हमें हिंसा नहीं करनी है। तो इस प्रकार से जो है हिंसा नहीं करनी है। तो ये जो है आप सेंटेंस में बना के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको नहीं पता है तो पहला काम क्या करना है, अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर डाल लेना है। दूसरा काम हेडिंग बना लेनी है। हेडिंग क्या बनेगा, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में दो अंतर। तो इसको भी ऐसे डिवाइड कर लीजिए। इतना करने के बाद जो है तब आप यहाँ पे कोई काम आगे करिए। 2 पॉइंट पूछा है, 2 ही लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए सगुण, ठीक है, सगुण भक्ति के लोग, और यहाँ पे निर्गुण भक्ति के लोग। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा निर्गुण भक्ति के लोग। अब यहाँ पे आपको लिखना है, तो लिखना क्या है, सवाल यही है, लिखना क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है सगुण, यहाँ पे लिखा है निर्गुण। निर्गुण का मतलब यहाँ पे जिसका कोई गुण ना हो, ठीक है, निर्गुण हो गया। और सगुण का मतलब इसका कोई गुण हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सगुण में लिखेंगे, इसमें किसी का आकृति, किसी का रूप, किसी का चेहरा दिखाई देता है, यानी सगुण भक्ति की बात कही जा रही है। जैसे यहाँ पे राम हैं, ठीक है, कृष्ण हैं, इनके बारे में साक्ष्य मिले हुए हैं, तो यहाँ पे इनके तस्वीर यानी कहीं के दिमाग में आ जाते हैं। और निर्गुण भक्ति में क्या है, ये जो यहाँ पे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस आप बना के यहाँ पे सेंटेंस को लिख सकते हैं कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये लोग क्या करते हैं, जो सगुण भक्ति के लोग होते हैं ये आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन जो पाखंड होता है, अंधविश्वास वाला, वो काम नहीं करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जो है याद करके सोच के अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। एक बार कोशिश तो करिए, लिखने में आपको बड़ा मजा आएगा। पहले लिखने की को शुरुआत तो करिए, खुद से प्रैक्टिस तो करिए एक बार। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट की, खुद काश्त और पाही काश्त किसान किसे कहते थे। तो पहला काम क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर। दूसरा काम हेडिंग, हेडिंग क्या बनेगा, खुद काश्त और पाही काश्त किसान, इसके बारे में आपको कर लेना है, हेडिंग बना लेना है, ठीक है। अब चाहें तो आप इसको ऐसे डिवाइड इसको भी कर सकते हैं, या तो आप पहला हेडिंग डालिए यहाँ पे खुद काश्त, इसके बारे में आप यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है खुद काश्त पाही काश्त। इतना सेंटेंस मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है तो आगे यहाँ पे सेंटेंस दिया है किसान। किसान से ही सारा खेल यहाँ पे पूरा आपका बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो खुद काश्त ये पाही काश्त है, एक किसान होंगे, इसका मतलब हमें यही समझ में आ रहा है। तो अब इसमें आप लिखेंगे तो पहला आप हेडिंग चाहे डाल दीजिए यहाँ पे और लिखिए खुद काश्त। खुद मतलब क्या होता है, अपना होता है, अपने आप में खुद का मालिक हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे किसान जो खुद के मालिक होते थे या खुद की जमीन पर खेती करते थे, उन्हें खुद काश्त कहा जाता है, ठीक है, ऐसे करके पहला पॉइंट। अब आगे इसमें पाही काश्त में लिखाइए, जब ये अपने खेती में अपने जमीन पर खेती करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरे की खेती पर जो है जमीन पर खेती करते होंगे, तो इन्हें हम पाही काश्त किसान कहते हैं। तो आप इसमें 2 लाइन लिख सकते हैं कि खुद काश्त वे होते हैं जो अपने जमीन पर खेती करते हैं, और पाही काश्त किसान वे होते हैं जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। सिंपल, ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा आराम से, बढ़िया, पूरा कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे दोस्तों यहाँ पे है कि सूर्यास्त विधि क्या है। सूर्यास्त विधि में जो है पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग। हेडिंग क्या बनेगा, सूर्यास्त विधि। ये इतना काम जो है समझ लो कि आपका जो है बहुत 50% काम करा देता है। ये इतना काम 50% काम हो जाता है, फिर 50% में आपको सेंटेंस बना के लिखने होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कॉपी इतनी फास्ट चेकिंग होती है कि कोई इतना डिटेल में पढ़ने नहीं जाता कि आपने लिखा क्या है, ठीक है। तो इसीलिए आप सेंटेंस को उसी से रिलेटेड कुछ बना के लिखिए जरूर। बस आपको मैं इतना कह दूं कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइए, नहीं तो छोड़कर आएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप कॉपी में कुछ लिख कर आते हैं तो दोस्तों बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। इसीलिए अपनी कॉपी में कुछ बनाकर लिख कर आइए। जैसे आपको लिखना है सूर्यास्त विधि, तो हमें अब नहीं समझ यार सूर्यास्त विधि क्या है, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस विधि काटिए और यहाँ पे लिखा सूर्यास्त। सूर्यास्त का मतलब क्या होता है कि भाई एक तो सूर्य उदय होता है, एक सूर्य अस्त होता है, यानी जब सूर्य डूबता है तब की ये बात कही जा रही है। तो आप इसमें लिखेंगे कि सूर्य अस्त एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है सूर्य अस्त,
यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस कर लेते हैं, सूर्य अस्त हो जाएगा। सूर्य अस्त एक ऐसी विधि है जो सूर्य अस्त होने से पहले कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि सूर्यास्त विधि, सूर्य अस्त होने से पहले किसी काम को कर लेना सूर्यास्त विधि कहलाता है। बस सिंपल सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, कोई रट्टा मार नहीं है, एक जेन्युइन आंसर कोई भी माई कलाल काट भी नहीं सकता, ये बात की पूरी गारंटी है। यहाँ पे आप जो आंसर दे रहे हैं वो सटीक आंसर दे रहे हैं और सही तरीके से आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही आंसर दिया जाता है। आप सही तरीके से पूरा लिख कर आइए, बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। तो ये तो बात हो गई कि कैसे जो है आप अति लघु प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसको कैसे लिखेंगे। दिक्कत तो आपको यहाँ होगी, तो इसको भी दिक्कत जो आपको होगी ना उसका समाधान आपको यहाँ पे दे देते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीका बता देते हैं। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होगा 80 शब्दों में आंसर देना है, 5 अंक आपको मिलेंगे, तो कम से कम एक पेज में आपको आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे एक पेज में, कितना बना कर लिखेंगे समझ लीजिए। आइए जानते हैं कैसे आप पेज में बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि अभिलेख शास्त्रियों को होने वाले किन्हीं 5 समस्याओं की सूची बनाइए। भैया 5 नंबर का पॉइंट पूछा है, ठीक है, 5 नंबर का है और 5 पॉइंट पूछ लिया है। देखिए कितना खतरनाक सवाल पूछा है। तो अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो पहला काम जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा काम प्रश्नोत्तर नंबर, तीसरा काम हेडिंग। तीसरा काम हेडिंग क्या बनेगा यहाँ से, अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली 5 समस्याएं, यहाँ तक जो है आपका हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल तो हमें समझ में आ गया, लेकिन लिखे क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा अभिलेख शास्त्री। अभिलेख शास्त्री क्या मतलब होता है, अभिलेख शास्त्री वो होते हैं जो अभिलेख मतलब पत्थर वगैरह जो होते हैं, पत्थर होता है या फिर किसी तांबे पे या किसी लोहे पे या किसी चीज़ पे लिखा हो कुछ, उसे अभिलेख कहते हैं। तो आप सोचिए अगर पत्थर पे कुछ लिखा जाए, ठीक है, पत्थर पे कुछ लिखा जाए और आपको कहा जाए भाई इसको पढ़ो जरा, तो शायद आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो कॉपी में लिखा हो उसे आप पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर पत्थर वगैरह पे लिखा हो कहीं पे तो वहाँ पे पढ़ने में दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ समस्याएं तो जरूर होंगी। तो आप उसी को रिलेट करके यहाँ पे लिखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ऐसे पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट में आप लिखेंगे कि अभिलेख शास्त्रियों को जो है उसे जो अभिलेख लिखा था उसे पढ़ने में दिक्कत होती थी। पहला पॉइंट ऐसे लिखिए, ऐसे पढ़ने में समस्या होती थी, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में अभिलेख शास्त्रियों को उसका अर्थ निकालने में, पढ़ तो लिए, मान लीजिए इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो अर्थ निकालने में ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे उर्दू भाषा मान लो कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि आपको जो है मैं यहाँ पे उर्दू भाषा में कुछ यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये चलिए भाई मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको आप पढ़िए जरा, तो क्या आप इसे पढ़ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो उर्दू भाषा में लिखा गया है, इस उर्दू भाषा में आप अगर मान लीजिए कोई पढ़ भी लेता होगा तो इसका अर्थ नहीं निकल पाता होगा, भाई लिखा क्या है यार। तो ऐसे ही पत्थरों पर लिखे जाते थे उस टाइम पे। इतिहास पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो इतिहास में लिखा जाता होगा, सिंपल सी बात है, बीते हुए कल की बात है। तो इतिहास में ऐसा कुछ लिख दिया उन लोगों ने कि भाई आज तक कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, कुछ समस्या, बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो दोस्तों उसी को समस्या को तो लिखना है। जब आप अपनी कॉपी लिखेंगे तो टीचर जब आपकी कॉपी पढ़ेगा तो जिसकी राइटिंग जितना अच्छी होगी उसको नंबर उतना अच्छा मिलता है, और जिसकी राइटिंग घटिया होगी उसको उतना ही घटिया नंबर मिलेगा। ये बात सच्चाई है, ये बात ध्यान रखिएगा, सच्चाई है बात। तो इसीलिए आप अपनी कॉपी को अच्छे से लिखिएगा। जब अच्छे से लिखेंगे तो अच्छा आपको नंबर मिलेगा, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपनी बातें सोचकर अपने ऊपर अमल कर लीजिए कि अगर आपकी राइटिंग खराब है तो दूसरा कैसे पढ़ पाएगा, आप ही पढ़ पाएंगे, दूसरा कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। तो वही आपको बातें यहाँ पे सोच सोच के 5 पॉइंट दोस्तों लिख देना है। देखिए कितना अच्छा नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, 3-4 नंबर अगर आपको मिल जाता है तब भी कम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, कम नहीं है भैया, बहुत है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को बना के लिखना है दोस्तों। आगे देखिए, सांची स्तूप के संरक्षण में बंगाल के बेगमों की क्या भूमिका थी। अब आपको ये क्वेश्चन लिखना है, नहीं आ रहा है समझ में, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है भैया, बहुत सिंपल तरीका। प्रश्नोत्तर नंबर, फिर आप हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या बनेगा, सांची स्तूप के संरक्षण में बंगाल के बेगमों की भूमिका क्या थी। तो यहाँ पे भूमिका, यहाँ तक ये क्या हटा देंगे, भूमिका आपकी हेडिंग बन जाएगी। अब इसके बारे में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
आप इसे चाहे तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, आप चाहे इसे तो कहानी की तरह भी लिख सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे बेगम लिखा गया है ना, यानी जो बंगाल की बेगम थी उनकी बात हो रही है भैया। अब बेगम जी क्या करेंगे तो देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे। बेगम ने क्या किया कि जो सांची का स्तूप था उसके संरक्षण के लिए, संरक्षण लिखा गया है, इसका मतलब कि उसकी चारदीवारी बनाई, पहला पॉइंट। या फिर कहानी की तरह लिखिए कि जो है बंगाल की बेगमों ने स्तूप के लिए चारदीवारी बनाई, उसके संरक्षण किया, और वहाँ पे जो भी वस्तु रखी थी उसका संरक्षण किया गया। ऐसे सोच के बना के लिखिए। मतलब ये कि वहाँ के जो बेगम थी उन्होंने उसका संरक्षण किया है, और जो स्तूप है उसका अच्छे से निर्माण करा, जो टूटा फूटा था उसको बनवाया, सही करवाया, उसके लिए जो है पहरेदारी रखवाई गई ताकि जो है कोई उस पर क्षति ना पहुंचा सके। ऐसे सेंटेंस सोच के बना के लिखिए। कहानी है इतिहास में और कहानी आपको लिखना है, सिंपल, ठीक है। ऐसे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसरिया बासरिया सूफी परंपरा के बीच समानता और भिन्नता दोनों को स्पष्ट कीजिए। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा कह सकता है भाई ये क्या पूछ लिया, बेसरिया बासरिया, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, आइए समझा देते हैं कैसे आप इसे लिखेंगे। यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है सूफी परंपरा। सूफी मतलब होता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम जो होते हैं, जो मुस्लिम संत होते हैं उन्हीं को सूफी कहते हैं, उनके बीच में समानता और भिन्नता को दिखाना है। तो एक लोग यहाँ बेसरिया और बासरिया है, तो जो बेसरिया हैं ये लोग ईश्वर की आराधना करते थे और बासरिया ईश्वर की आराधना नहीं करते थे, ईश्वर को मानते मानते नहीं थे। ऐसे सेंटेंस जो है आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो यहाँ पे दोनों सेंटेंस है उसको आपको अपने सेंटेंस में बना के लिखना है कि यहाँ पे समानता थी, भिन्नता थी, इनके बीच में जो है आपसी मतभेद हुआ करते थे। ऐसे सेंटेंस आप सोच के बनाकर लिख सकते हैं। ऐसे दोस्तों इनका भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। आइए एक बार लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे उसको आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए यहाँ पे 200 से लेकर 250 शब्दों में लिखना होगा। 10 अंक मिलेंगे भैया आपको, 10 अंक मिलेंगे यहाँ से, बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है। और यहाँ पे कम से कम 3 पेज में आंसर आपको लिखना है, तब जाके पूरा 10 में 10 नंबर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा कि पुरातात्विकविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता कैसे किस प्रकार लगाते थे और कौन सी भिन्नताओं पर जोर दिया जाता था, ध्यान देते थे, उसके बारे में आपको लिखना है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन अथवा करके दिया है, अगर आप ऊपर वाला नहीं कर सकते तो आप ये वाला कर सकते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप का निर्माण किस प्रकार किया जाता था, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन है पहला वाला, इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले हड़प्पाई समाज लिखा है, यानी हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता ऐसी प्राचीन सभ्यता है जिसके बारे में आज तक भी अभी कोई लिखित सामग्री मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हड़प्पाई समाज के बारे में लिखना है। हड़प्पाई समाज के लोग विकसित समाज के अंतर्गत आते थे, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। थोड़ा सा इसके बाद जो है आप हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। सामाजिक जो है भिन्नता और आर्थिक भिन्नता, ये 2 हेडिंग आप बनाएंगे। इसके आधार पे कैसे पता लगाते थे, क्वेश्चन में हेडिंग दिया है, यहीं से आपका हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। यहीं पे हेडिंग बन जाएगा तो लिखेंगे सामाजिक भिन्नता, फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग आर्थिक भिन्नता, फिर दोनों हेडिंग के साथ लिखने के बाद तब जाके फिर से आप यहाँ पे सामाजिक भिन्नता लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। यानी आज का जो समाज है वो सिंधु घाटी के सभ्यता के समाज से काफ़ी मैच करता है, क्योंकि वहाँ के लोग नगर में निवास करते थे, पक्की नालियाँ होती थी, अच्छे सड़क होते थे, अच्छा व्यापार होता था। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आर्थिक भिन्नता के बारे में लिख सकते हैं। तो जब आप लिखना शुरुआत करेंगे तो कम से कम 2 पेज में तो लिख ही देंगे, कुछ ना कुछ सेंटेंस ऐसे बना के आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो थोड़ा सा आपको पढ़कर जाना होगा, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।